आज स्टार्ट क्या करते हैं बेटा हम लोग आज शुरू करते हैं एलिमेंटल स्टेट। हमारा जो पिछला लेक्चर था, पीछे का जो था हमारा टॉपिक, वो क्या था? मेटेलिक बॉन्डिंग। एक्चुअली मेटेलिक बॉन्डिंग क्या था? मेटल के एलिमेंटल स्टेट की बॉन्डिंग। तो पीरियोडिक टेबल में मेटल और नॉन मेटल दो तरह के एलिमेंट है, तो आखिर मेटल और नॉन मेटल दोनों के एलिमेंटल स्टेट की बॉन्डिंग समझनी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ मेटल तो है नहीं अकेला जो आपने मेटल का सीख लिया, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स भी हैं, उनके एलिमेंटल स्टेट में बॉन्डिंग कैसी होगी। ये टॉपिक बड़ा अच्छा है और अच्छे वेटेज का है, मतलब वेटेज इन द सेंस कि इसका इस्तेमाल आप हर पार्ट में, इनऑर्गेनिक में हर जगह करेंगे। लोग एलिमेंट समझते हैं, उसके अंदर की बॉन्डिंग नहीं समझते, एलिमेंट का एलिमेंटल फॉर्म नहीं समझते, तो उन चीजों को समझना जरूरी है। ठीक है, आ जाइए। अब उससे पहले जो पिछले लेक्चर में आपने डिस्कस किया था एक बार मेटल के बारे में, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो पहले अब वहां वाले पार्ट को पहले क्लियर किया जाए। ध्यान से देखिए, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। सवाल है कि अगर आपके पास अलग अलग मेटल्स हैं तो उनके बीच जो मेटेलिक बॉन्डिंग है कैसे कंपेयर किया जाए, समझा जाए कि किसकी मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग है, और इस स्ट्रांग होने का मतलब क्या है, मतलब मेटेलिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ का मेजरमेंट क्या है। इसका मेजरमेंट कैसे होगा, मेटेलिक बॉन्ड की मजबूती का, इसकी मजबूती को हम कैसे मापेंगे। क्लियर है? सबसे पहले स्ट्रेंथ को फील कर ले, तब कैसे मेजर करेंगे उस पर आगे काम करें। पहले स्ट्रेंथ को फील करें कि मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किन किन चीजों से अफेक्टेड होगी, या इनकी मजबूती जो है वो कैसे हम डिसाइड करें। जैसे एग्जांपल में आप ले लो 3 एलिमेंट, सोडियम हमने एक लिया एस ब्लॉक मेटल, अच्छे से देखना बेटा, एक हमने लिया टीन मेटल पी ब्लॉक मेटल, और एक हमने ले लिया चलो आयरन डी ब्लॉक मेटल्स। अब हमारा है इन तीनों में मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, यही टॉपिक है। तीनों मेटल है, तीनों के क्रिस्टल है, किसके क्रिस्टल में आप बोलेंगे मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग है। कैसे सोचे, मेटेलिक बॉन्डिंग है क्या, इस बात को सोचो जरा। सर मेटेलिक बॉन्डिंग जो है वो आपका ये मेटल एलिमेंट है, एटम है जो लैटिस बन गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया सर, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बीच में हर जगह है। अब सर इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बांधने के लिए कूलम्बिक एफर्ट लग रहा है, सही है, एफर्ट लग रहा है चारों तरफ से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को खींचा जा रहा है लैटिस के द्वारा, और यहां पर एक कूलम्बिक फोर्स है, और इसी में थोड़ा सा ओवरलैपिंग के कारण एक कोवेलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी है। चलो आपने पढ़ा। तो सवाल है कि ये मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कब ज्यादा होगी। सबसे पहला पॉइंट आप बोलेंगे, ध्यान से देखेंगे, आप बोलेंगे सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है इन्हीं को कूलम्बिकली बांधा जा रहा है, अगर इसकी संख्या ज्यादा होगी तो ऑब्वियस मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बने, पार्टिसिपेट करे, वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं और उसी को बांधने की होड़ चल रही है, मची हुई है। तो आप सबसे पहला पॉइंट क्या बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ वैलेंस पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? ऐसा होने से आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टल में ज्यादा होंगे, और क्रिस्टल में जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही इस पर डेल्टा प्लस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और ये कूलम्बिक बॉन्ड, ये कूलम्बिक स्ट्रेंथ, ये कूलम्बिक इंटरेक्शन उतना ही स्ट्रांग होगा। उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे हो। तो अगर वैलेंस पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करो तो सबसे ज्यादा किस ब्लॉक के मेटल के पास है? डी ब्लॉक। कोई कंफ्यूजन? उसके बाद किस ब्लॉक के मेटल्स के पास है? पी ब्लॉक मेटल्स। और सबसे कम किसके पास है? सर एस ब्लॉक मेटल्स। सर कैसे, जरा इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? बिल्कुल बेटा,
जितनी एलिमेंट्री लेवल पे बोलोगे। एस ब्लॉक के पास NS1 या 2 यही वैलेंस पार्टिसिपेटिंग है। वैलेंस पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स यही है जो मेटेलिक बॉन्ड में जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा। पी ब्लॉक के पास NS का 2 इलेक्ट्रॉन और NP का 1 से लेके 3 तक, चूंकि बिस्मथ तक ही मेटल है, 5A ग्रुप तक ही मेटल ले सकते हो पॉइंट। 3A ग्रुप में P1 एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम वगैरह, 4A ग्रुप में P2 टीन लेड, 5A ग्रुप में P3 बिस्मथ। तो आपके पास ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन डी ब्लॉक में जब जाओगे तो NS2 भी है और N-1D के सारे इलेक्ट्रॉन्स, X लिख दिया हमने। क्लियर है? अच्छे से देखो, ये सारे हैं। क्योंकि जैसे आपको हमने एनर्जी में पढ़ाया है, 4s और 3d की एनर्जी क्लोज है, 5s और 4d की एनर्जी काफी क्लोज है। क्या हमने नहीं करवाया है? तो जब आप आयरन लिखते हो तो आयरन का 4s और 3d दोनों इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्डिंग में फ्री इलेक्ट्रॉन बनने को उतावला है। जब आप कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट लिखते हो, कुछ भी लेते हो डी ब्लॉक एलिमेंट, मान लो अगर आपने क्रोमियम लिया तो उसका 4s 3d दोनों जा रहा है। अगर आपने स्कैंडियम लिया तो उसका 4s 3d दोनों जा रहा है। अगर आपने टिटेनियम लिया तो उसका 4s 3d दोनों जा रहा है, क्योंकि 4s और 3d दोनों की एनर्जी क्लोज होती है, हमने पीछे पढ़ाया है। तो 4s और 3d दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें? मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो पॉइंट क्या निकला बेटा? कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड डी ब्लॉक मेटल का होगा, फिर पी ब्लॉक, फिर एस ब्लॉक। जैसे हमने ऊपर वाला एग्जांपल में पूछा आपसे मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो आप एग्जांपल के तौर पे क्या बोलोगे? सर सबसे स्ट्रॉन्ग आयरन, फिर टीन और फिर सोडियम। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहला पॉइंट, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगा? कितने वैलेंस पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स आपके मेटेलिक बॉन्डिंग में है। आ जाओ नेक्स्ट। यहीं पर मैं एक बात और कर रहा हूं, अगले पेज में पहले आता हूं मैं, पेज नंबर 2। अगर पार्टिकुलरली नोट में एक पॉइंट लिख दो, नोट में अगर लैंथेनाइड्स लेते हो, लैंथेनाइड्स किस ग्रुप से है? 3b ग्रुप से। सारे लैंथेनाइड्स 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने मेटेलिक बॉन्डिंग में डालते हैं, एक्सेप्ट EU एंड YB, वो सिर्फ 2 देते हैं। इस बात को लिखना जरूरी है, आगे बताऊंगा। 3b ग्रुप का आप इसके कॉन्फ़िगरेशन को भी जानते हो, जेनॉन 6s2, 5d021 और 4f1214, याद करो, है ना? तो हमने बोला all lanthanide contributed 3 valence electrons in metallic bonding, except EU and YB. They contribute only 2. क्लियर है? अच्छे से सीखोगे। हमने बोला कि सारे लैंथेनाइड्स कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन डालते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग में? 3। सारे के सारे 3, सिर्फ EU YB को छोड़ के वो 2, क्योंकि इनके कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबिलिटी है। याद करो, जेनॉन 6s2, 5d0, 6s2, 4f7, 5d0, याद करो, ये हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है, इसलिए कोई भी हाफ फील्ड डिस्टर्ब नहीं करेगा और सिर्फ यही 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका मेटेलिक बॉन्डिंग में जाएगा। कौन वाला? 6s वाला। उसी तरीके से आ जाओ YB की बात कर लो। YB क्या हो जाएगा? जेनन 6s2, 4f14 और 5d0। आप देख रहे हो कि बेटा फुल फील्ड है, तो इसको बिल्कुल भी वो इस्तेमाल नहीं करेगा। सिर्फ कौन इस्तेमाल होगा? यहां भी 6s वाला, सिर्फ यही मेटेलिक बॉन्डिंग में जाएगा। तो हमने बोला कि लैंथेनाइड्स में सारे लैंथेनाइड्स 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, 3b ग्रुप का है,
3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन डालता है मेटेलिक बॉन्डिंग में EuYb को छोड़ के। EuYb सिर्फ कितना देते हैं? 2। इसी के कारण EU और YB का साइज एबनॉर्मली बड़ा होता है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं थोड़ा सा अच्छे से देखो। दैट्स वाई EU and YB are abnormally large। अच्छे से देखिएगा, एबनॉर्मली लार्ज। सर ये आपने क्या बोला? मैं क्लियर करता हूं। जैसे मान लो कि आप 2 कैटेगरी में बांट दो, एक बांट लो EU और YB और एक ऑर्डिनरी लैंथेनाइड्स। तो ऑर्डिनरी लैंथेनाइड्स ने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिए हैं? सर 3। तो इसके पास सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको ज्यादा दिखेगा। ऑर्डिनरी लैंथेनाइड से इधर क्या है? ये ऑर्डिनरी लैंथेनाइड्स, मतलब EuYb को छोड़ के। अच्छे से देखना बेटा। और इधर क्या है? EU एंड YB। EU और YB की कहानी है। तो हमने बोला कि इसके पास सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा, इसके पास सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैसा नहीं होगा। यहां पे आपको ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डिनरी लैंथेनाइड्स कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं? सर 3। जब 3 किया तो इन पर डेल्टा प्लस भी ज्यादा होगा, क्योंकि इसने 3 लूज किया है तो इस पर डेल्टा प्लस का भी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। सही है, क्योंकि इन लोगों ने 3 लूज किया है। लेकिन यहां पे इन लोगों ने 2 ही लूज किया, EU और YB, अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, इसलिए इस पर डेल्टा प्लस का भी मैग्नीट्यूड कम दिखेगा और इस पर डेल्टा प्लस का मैग्नीट्यूड ज्यादा दिखेगा। यह वजह होगा कि ये अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जिस इफेक्टिविटी के साथ बांधेगा उससे ज्यादा ये लोग बांधेगा, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अगर ऐसा हुआ तो साइज ऐसे निकलता है, दोनों न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा। साइज कैसे निकलता है? दोनों न्यूक्लियस के बीच की दूरी का मीन साइज R इक्वल्स टू D/2 और इधर भी R इक्वल्स टू D/2। तो आपने क्या देखा? चूंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है, तो बाइंडिंग फोर्स उसके रिस्पेक्ट में कमजोर है, तो यह डिस्टेंस D ज्यादा होगा। यहां पर बाइंडिंग फोर्स स्ट्रांग है, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो D डिस्टेंस कम होगा। अगर D कम हुआ तो रेडियस कम हुआ, अगर D ज्यादा हुआ तो रेडियस ज्यादा हो गया। तो क्या निकला क्लियर पॉइंट कि इन दोनों का साइज बहुत ज्यादा है। किसका? EU और YB का साइज ज्यादा है, दोनों का मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। मेटेलिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ कम होने से उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह कम हो जाता है, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होने से, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होने से तो आप समझ रहे हैं MPBP वगैरह मेटल का ज्यादा होगा, हार्डनेस ज्यादा, बहुत सारे प्रॉपर्टीज पर असर आते हैं, डेंसिटी ज्यादा हो सकता है। तो EuYb जो मेटल है ये बाकी से अगर इसको तुलना करें लैंथेनाइड्स में तो ये अलग होगा। क्यों? क्योंकि भैया ये सिर्फ 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्डिंग में डालते हैं, 6s वाला 4f और 4f की तरफ ये नजर नहीं उठा के आप देख सकते हैं, क्योंकि इनके 4f हाफ फील्ड और फुल फील्ड है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले। बाकी सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मेटेलिक बॉन्डिंग में 3-3 जाते हैं लैंथेनाइड्स के। इसीलिए EU और YB में कम लैटिस पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम, ये डिस्टेंस ज्यादा। साइज कैसे निकलता है? डिस्टेंस का आधा, एवरेज साइज ऐसे ही निकलता है एलिमेंट का, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का एवरेज। तो ये बेटा क्या हो जाएगा आपका? सीधा कम ज्यादा, और ये हो जाएगा कम। तो हमने जो लिखा, अब इस पेज को अच्छे से आप पढ़ लो। मैंने क्या लिखा, मैं इसको बंद कर रहा हूं, नोट को मैंने बंद किया। मैंने लिखा पिछले पेज में हमने सबसे पहले आपको यह लिखा कि नंबर ऑफ वैलेंस पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स जितना ज्यादा हो मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होता है, इसलिए डी ब्लॉक मेटल, यही वजह है कि उसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। फिर पी ब्लॉक मेटल्स और तब एस ब्लॉक, क्योंकि एस ब्लॉक के पास वैलेंस पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन सबसे कम है।
ठीक है, तो हमने आपको क्या बोला, अगर आप लैंथेनाइड्स एफ ब्लॉक में भी जानना चाहें कि कितना भाई वैलेंस पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो चूंकि वो 3b ग्रुप का एलिमेंट्स है, तो सारे लैंथेनाइड्स 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करवाता है मेटेलिक बॉन्डिंग में, लेकिन EU और YB सिर्फ 2 करवाता है, क्योंकि उनका हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसके वजह से EU और YB का साइज बड़ा होता है। अब नॉर्मल जो एटॉमिक साइज है, अगर नॉर्मल एटॉमिक साइज देखो तो ये है, जैसे थोड़ी देर के लिए मैं कर रहा हूं, एटॉमिक साइज देख लो ऐसे है, सीरियम से लेके EU, ZD, TB, DY, HOER, TM, LU, सॉरी YB और LU, है ना ये एलिमेंट। अच्छे से देखो, तो साइज इधर घटेगा, आगे पढ़ाऊंगा मैं, साइज डिक्रीज करेगा राइट साइड, लेकिन 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 आपने क्या देखा, YB बड़ा है, ये देखो इधर डिक्रीज किया तो इधर इंक्रीज किया, और EU तो ऑलरेडी लेफ्ट है, ये और बड़ा है। क्लियर हुआ, मतलब सबसे बड़ा साइज किसका है जी, सबसे बड़ा साइज R सबसे बड़ा EU का, तब YB का, तब बाकी लैंथेनाइड्स का, CE, PR, ये सब करते हुए ZD, ये सब करते हुए लास्ट में LU। क्लियर हुआ, बस ये हमने यहां पे थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करी है। मैंने क्या बोला अच्छे से बेटा देख ले, मैंने क्या बोला अच्छे से देख ले इस बात को ठीक से। मैंने बोला कि देखो आपके सामने मैंने क्या लिखा है, यहां पे मैंने लिखा है कि अगर आप एटॉमिक साइज की बात करो तो CE से लेकर के LU तक साइज डिक्रीज करता है। क्यों करता है, यह बाद का मसला है, हमने अभी सिर्फ यह दिखाना है कि EU YB एबनॉर्मली बड़ा है, तो EU से लेकर के CE से लेकर के LU तक साइज डिक्रीज करता है, लेकिन चूंकि इधर डिक्रीज कर रहा है, YB बड़ा है, हमने साबित किया, तो YB सबसे लेफ्ट गया, और EU लेफ्ट है ऑलरेडी, वो भी बड़ा है, जबकि वो इससे लेफ्ट है इसलिए वो और लेफ्ट गया, तो सबसे बड़ा साइज किसका हो गया, EU, फिर किसका, YB, अब फिर बाकी इधर डिक्रीज कर रहा है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अरे यार क्यों परेशान करते हो, तो ये पेज नंबर 2 था, जिसमें हमने आपको ये बताया कि लैंथेनाइड्स 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग में, लेकिन EU YB 2, जिसके कारण EU और YB एबनॉर्मली बड़े साइज के। चलो आ जाओ, मैं पहुंचता हूं पेज नंबर 3 पर। तो पहला फैक्टर था नंबर ऑफ वैलेंस पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे फैक्टर पढ़ाते हैं उसके बाद, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब इसको भी फील करो, एक्चुअली अगर आपका छोटा लैटिस रहा और अगर बड़ा लैटिस रहा, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, अगर छोटा लैटिस है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स करीब होगा, और बड़ा लैटिस है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दूर होगा। छोटा लैटिस है तो चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज का यहां ज्यादा होगा, और बड़ा लैटिस है तो पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी कम होगा। क्लियर हुआ अच्छे से, देख अगर मान लो ये लिथियम मेटल है, और अगर मान लो बेटा ये सोडियम मेटल है, तो इसके लैटिस पर जो है पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी लैटिस पर, दोनों ने एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही डाला है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कहां पे, ऑन लिथियम के लैटिस पे, लिथियम मेटल के लैटिस पर ज्यादा होगा क्योंकि साइज छोटा है, और वही यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कहां पे, ऑन सोडियम मेटल लैटिस, इस पर क्या हो जाएगा, ये कम।
अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी मैटर करेगा तो आप समझ रहे हैं फिर यहां अट्रैक्शन ज्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में, होगा ना बेटा। तो इसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि कुलंबिक एफर्ट ज्यादा लग जाएगा, कुलंबिक अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। बहुत क्लियर है, हा? बहुत क्लियर है। तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। तो आपने क्या बोला, साइज छोटा होने से आपका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबिडियम, सीजियम। सही है। किधर बोलोगे सर, अप द ग्रुप। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। लेकिन बेटा ये फैक्टर आप सिर्फ और सिर्फ एस और पी ब्लॉक मेटल्स में लगा सकते हैं। इसमें डी ब्लॉक मेटल्स में ये बातें नहीं लगा सकते। क्यों सर, क्या प्रॉब्लम है? एकदम आराम से क्लियर करो, क्लियर हो जाएगा। हमने बोला कि ये वाला जो फैक्टर है, कौन वाला फैक्टर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज वाला फैक्टर। ये सिर्फ और सिर्फ कहां लगा सकते हो? एस और पी ब्लॉक मेटल्स में। कहां नहीं लगा सकते हो? डी ब्लॉक में नहीं। क्या प्रॉब्लम है, क्यों डी ब्लॉक मेटल्स में नहीं लगा सकते? इसीलिए क्योंकि डी ब्लॉक मेटल में साइज में डिफरेंस बहुत कम होता, नहीं के बराबर। क्या बोला? डी ब्लॉक मेटल्स में, डी ब्लॉक का जब आप ग्रुप में उतरेंगे तो साइज में डिफरेंस बहुत कम का होता है, नहीं के बराबर। क्लियर है? लेकिन एस ब्लॉक मेटल में साइज का डिफरेंस बहुत अच्छा होता है। ये सब शिल्डिंग इफेक्ट है, आगे पढ़ेंगे आप। डी ब्लॉक मेटल्स आप यहां पे नोट में लिख सकते हैं ध्यान से। चेंज इन साइज इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट, करीब करीब इनसिग्निफिकेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट में साइज, जैसे एग्जांपल के तौर पे सर क्या है, कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मान लो साइज आर, साइज अगर तुमने लिया कॉपर, कॉपर से बड़ा है सिल्वर लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, और गोल्ड तो एकदम बराबर है। समझ में आया कुछ? तो डी ब्लॉक मेटल्स में साइज में डिफरेंस ज्यादा नहीं होता, जबकि एस ब्लॉक पी ब्लॉक में साइज में डिफरेंस ज्यादा होता है। इसीलिए साइज वाला फैक्टर पर्टिकुलरली किसके लिए है? एस और पी ब्लॉक मेटल्स के लिए। तो पहला पॉइंट था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स डी ब्लॉक के पास ज्यादा होने के कारण डी ब्लॉक का मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग है पी से, और पी ब्लॉक का मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग है एस ब्लॉक से। सेकंड पॉइंट हमने बोला साइज, साइज छोटा होने से मेटेलिक लैटिस क्लोज होता है, मेटेलिक लैटिस पर साथ में पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसके कारण वैलेंस फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स उस पर कुलंबिक एफर्ट ज्यादा लगता है और आपका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट में साइज वाला फैक्टर क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट में साइज में चेंज ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट है, न के बराबर। तो सर डी ब्लॉक एलिमेंट में कौन सा फैक्टर आप मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिसाइड करने के लिए लेंगे? उनमें डील होता है पुअरिंग ऑफ शील्डिंग। ध्यान से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पुअरिंग ऑफ शील्डिंग किसके लिए? फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए क्या बोलोगे सर? पुअरिंग ऑफ शील्डिंग। जितनी शील्डिंग पुअर होते चली जाएगी उतना ही मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब सर ये क्या आ गया नया, इसको सर कैसे समझा जाए? चलो मैं समझाता हूं अगले पेज में, इंतजार करें, कहीं जाना नहीं है। पेज नंबर 4 अच्छे से देखें क्या मैं बोल रहा हूं, देखना बेटा अच्छे से। आपका जो एलिमेंट है, फिर मैं नोट में थोड़ा सा डील कर रहा हूं शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट हालांकि आगे बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसलिए अभी एकदम शॉर्ट में समझाऊंगा।
इसमें क्या है, ये न्यूक्लियस है और आपका ये मान लो s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है और ये बहुत दूर है तो है d ऑर्बिटल, हमने पढ़ाया है। तो पॉइंट क्या है, s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अच्छे से शील्ड करते हैं। ये मान लो एक बाहर में कोई इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इन सब की अपनी अपनी शील्डिंग एबिलिटी होती है, ढकने की क्षमता होती है। S और P की अच्छी शील्डिंग बोली जाती है, इफेक्टिव शील्डिंग, इफेक्टिव और नॉर्मल शील्डिंग किसकी, S और P की। और D और F ऑर्बिटल की काफी पुअर शील्डिंग बोली जाती है। ठीक है, यही अब सर ये शील्डिंग है क्या, आप जो क्लासरूम में बैठते हैं तो आपके आगे कोई स्टूडेंट बैठता है, उसके आगे भी स्टूडेंट बैठता है, तो क्या हो रहा है, शील्डिंग। टीचर जो सामने में है बोर्ड पर, उनको मान लो वो न्यूक्लियस है और आप इलेक्ट्रॉन है, अपने आप को इमेजिन करो कि आप बेंच पे बैठे और आपके आगे में 2-3 बेंच पर स्टूडेंट्स हैं, वो सब आपको क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हो, जितना ज्यादा कोई शील्ड करेगा, आपके आगे वाला अगर आपको ज्यादा शील्ड करेगा, ज्यादा ढकेगा, तो आप पर न्यूक्लियस का फोर्स कम लगेगा। और जितना कमजोर शील्ड करेगा, पुअरली शील्ड करेगा, तो आप पर न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा लगेगा। इसको और ऐसे समझो, मान लो आपके आगे में बैठा है कोई हट्टा कट्टा, आपका कोई दोस्त, फुटबॉल हम लोग बोलते हैं क्लासरूम में, हमारा दोस्त होता है एक दो ऐसा जिसको हम लोग फुटबॉल बोलते हैं, एक दो ऐसा होता है जिसको हम लोग पापड़ बोलते हैं। अब मेरा मत सोचने लगना कि सर आप किस कैटेगरी में आते हैं, हाँ बेटा, कुछ चीजों को कंपेयर करना पाप है, तो आ जाओ। तो हम लोग अपने कुछ दोस्तों को चिढ़ाते हैं, तो गोलू मोलू लग रहा, फुटबॉल लग रहा, मतलब उसकी शील्डिंग अच्छी होगी, बहुत क्लियर है। वो बैठेगा तो बोर्ड क्या है बेटा, वो टीचर को भी स्क्रीन कर लेगा, शील्ड कर लेगा, ढक लेगा, ठीक है। और कुछ बच्चा एकदम हवा भी चलती है तो हिलते रहता है, उसको पकड़ना पड़ता है, खंबे के सहारे की जरूरत होती है। तो कुछ बच्चा इस तरह का होता है, अगर वो आपके आगे बैठे तो आपको नहीं ढकेगा ज्यादा, पुअरिंग ऑफ शील्डिंग। और आपको, आप समझ रहे हैं, तो आप फील कीजिए क्यों एस की शील्डिंग अच्छी है, क्योंकि एस स्फेरिकल है, फुटबॉल, तो एस ने न्यूक्लियस को पूरा ढक लिया। और डी जो है वो डिफ्यूज्ड शेप का है, आप जानते हैं एस ऑर्बिटल ऐसा शेप का होता है, ये एस ऑर्बिटल है, देख रहे हो, तो ये पूरा न्यूक्लियस को कवर कर लेगा, इसीलिए हमने बोला एस की अच्छी शील्डिंग। अब वहीं डी ऑर्बिटल को जाओ, ये देखो कहां ढक पा रहा है, देख रहे हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है बाहर, ठीक है, तो इसने इसको अच्छे से ढका है, तो जितना न्यूक्लियस ने फोर्स लगाया काफी कम मिला, जितना न्यूक्लियस ने फोर्स लगाया इसने ढक लिया अच्छे से, तो काफी कम फोर्स ऑपरेट हो पाया। इसमें क्या है ना, ये ढक ही नहीं पा रहा अच्छे से, तो काफी ज्यादा फोर्स बाहर के इलेक्ट्रॉन पर लग पाएगा। तो इसी को हमने बोला, ये एस ऑर्बिटल और ये डी ऑर्बिटल। तो अभी इन शॉर्ट, आगे मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में, अभी शील्डिंग पढ़ा ही नहीं रहा हूं, अभी इन शॉर्ट क्या बोलना है, एस और पी की शील्डिंग अच्छी होती है और डी और एफ की शील्डिंग खराब होती है। क्लियर है। अब अगला पॉइंट, जितना हाइयर द, ध्यान से हाइयर द नंबर ऑफ इनर डी और एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, more poor will be the shielding, more poor will be the shielding। इसके कारण इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज टू द आउटर इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर। अच्छे से देख लो, आउटर इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर। सर आपने क्या लिखा है, हमने लिखा बेटा, यदि अगर आपके न्यूक्लियस को एस ढकता है और आपके न्यूक्लियस को डी ढकता है, तो हमने बोला कि डी के केस में शील्डिंग साफ दिख रहा है कि पुअर है, नहीं ढक पाएगा, एस तो पूरा कवर कर लेगा, वो स्फेरिकल है। तो एस अगर अंदर में शील्ड करे, ढके, ढकना तो तय है ना, ढकना तो तय है, एटम में आगे पीछे इलेक्ट्रॉन्स है,
तो आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स को ढकेंगे, ये तो तय है। लेकिन अगर एस ढके, एस अगर स्क्रीन करे तो ये शील्डिंग अच्छी मानी जाएगी। तो उस केस में न्यूक्लियस का प्रभाव बाहर में कम पहुंचेगा। देख रहे हो, कम पहुंचेगा। उसने 3 एरो लगाया, 1 एरो फिल किया। लेकिन अगर डी ढके तो वो अच्छे से नहीं ढक पाएगा, इसीलिए बाहर में, ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, ई मतलब बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इस पर न्यूक्लियस का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा। जितना ज्यादा डी और एफ, अब पॉइंट को देखो अच्छे से, हमने बोला जितने ज्यादा हायर द नंबर ऑफ इनर डी और एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, जितना ज्यादा अंदर में डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, चूंकि एफ नहीं ढक पाता है इसलिए शील्डिंग और खराब और खराब और खराब होती जाएगी। और जितना शील्डिंग खराब हुआ, न्यूक्लियस का फोर्स बाहर में, अट्रैक्शन न्यूक्लियर पुल बाहर में बढ़ जाएगा। तो हमने बेटा क्या लिखा, हायर द नंबर ऑफ इनर डी और एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, मोर पुअर विल बी द शील्डिंग। शील्डिंग उतना पुअर होगा, खराब होगा, इनइफेक्टिव होगा। और जितना शील्डिंग खराब होगा, न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट उतना बाहर के इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा होगा। तो हमने पिछले पेज में क्या लिखा है कि डी ब्लॉक मेटल्स के लिए पुअरिंग ऑफ शील्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या लिखा, पुअरिंग ऑफ शील्डिंग, मतलब जितना ज्यादा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इनर डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया? अब क्लियर हुआ चीज, जितना ज्यादा अंदर में डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा उतना ही शील्डिंग पुअर, और शील्डिंग पुअर तो न्यूक्लियर चार्ज का प्रभाव बाहर ज्यादा, बाहर ज्यादा किस पर ज्यादा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा, किस पर ज्यादा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा। आप ही सोच के देखें कि आपका ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, सही से देख बेटा, और हमारा ये मेटेलिक लैटिस का एटम है, मान लो। हमने क्या बोला आपको, अगर इसमें शील्डिंग पुअर है, अंदर में ये ढक नहीं पाया, देख लो, शील्डिंग अगर पुअर है, पुअर कब होगा, जब डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इस पर ऑटोमेटिकली जितना ये फोर्स लगाएगा उतना ये पहुंचा देगा। क्लियर हुआ? 3 एरो का फोर्स लगाया इसने, 3 एरो का फोर्स पहुंचा दिया। तो जितना ये मजबूत अट्रैक्शन होगा, एफ कूलम्बिक उतना स्ट्रॉन्ग, और जितना एफ कूलम्बिक स्ट्रॉन्ग, उससे क्या हो जाएगा आपका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। अच्छे से, बढ़िया से बढ़िया से बढ़िया से। तो सर क्या कहना चाहते हैं, अब जो कहना चाहता हूं वो मैं बोल रहा हूं। नाउ अगर आप किसी ट्रांजिशन मेटल ग्रुप्स में जाते हैं, कहां जाते हैं, ट्रांजिशन मेटल ग्रुप्स में, ठीक से। तो मान लो आपने लिया क्रोमियम, मान लो आपने लिया मॉलिब्डेनम, मान लो आपने लिया टंगस्टन। तो क्रोमियम के पास एक अकेला 4s1 3d5 है, लेकिन मॉलिब्डेनम के पास 3d10 है, तब 4d5 है। टोटल कॉन्फ़िगरेशन की बात मैं करूं डी और एफ की, टंगस्टन के पास 3d10 भी है, 4d10 भी है, ध्यान से 4f14 भी है, और 5d4 भी है ना बेटा। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आएगा। तो आपने क्या देखा, नीचे के तरफ जाने पर नंबर ऑफ डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, बिल्कुल सर। और जितना डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, इससे आपने क्या सीखा सर, हमने सीखा कि पुअरिंग ऑफ शील्डिंग, इससे शील्डिंग और पुअर पर पुअर होती चली जाएगी, पुअरिंग ऑफ शील्डिंग बढ़ते चला गया और शील्डिंग पुअर हुआ। पहले सिर्फ 3D के कारण पुअर है, अब 3D 4D दोनों के कारण पुअर है, अब 3D 4D 5D और 4F सब के कारण पुअर है। अब शील्डिंग जितनी पुअर होगी, आपका मेटेलिक बॉन्ड, हमने क्या सिखाया, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा हो जाएगा, तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हुआ? मतलब क्रोमियम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड टंगस्टन का होगा। हाँ जी भाई साहब। तो आपने क्या सीखा, ध्यान से नेक्स्ट पेज में आ रहा हूं मैं। आपने सीखा क्या, आपने क्या सीखा सर, हम लोगों ने सीखा इस तरह से कि अगर एस एंड पी ब्लॉक मेटल्स हो, एस एंड पी ब्लॉक मेटल्स हो,
और अगर डी ब्लॉक मेटल्स हो तो दोनों में कहानी सर अलग अलग होगी। देखिएगा बेटा अच्छे से, कहानी ये अलग होगी सर। एस और पी ब्लॉक मेटल्स में आप मेटेलिक बॉन्ड की मजबूती साइज से कंपेयर करें, ऊपर जाने पर साइज डिक्रीज किया, इसीलिए मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया, इसीलिए मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। देखिएगा बेटा। और सर डी ब्लॉक मेटल में कहानी ये हो गई कि नीचे डाउन द ग्रुप जाने पर यहां साइज नहीं, पुअरिंग ऑफ शील्डिंग बोलेंगे सर, पुअरिंग ऑफ शील्डिंग बोलेंगे सर। और शील्डिंग का पुअर होना ये इंक्रीज करेगा नीचे जाने पर, इसीलिए सर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया। मतलब कहानी क्या हो गई, एसपी ब्लॉक में मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, एसपी ब्लॉक में मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ अप द ग्रुप, डी ब्लॉक मेटल्स में मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप। अब आप बताइए मेरे को, ये इसको क्या बोलोगे, तो 11th बोलोगे कि 12th बोलोगे, फैसला करो तुम ही, इसको क्या बोलोगे बेटा, 11th बोलोगे कि 12th। आपके सामने जो एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, पहला वाला वो 11th का एग्जाम्पल है, और दूसरा वाला जो एग्जाम्पल लिया वो 12th का एग्जाम्पल लिया हुआ। मैं करूं तो करूं क्या, सर पटक लूं उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये सोचते हैं सर 11th का 11th अलग कर दो, 12th का 12th, सारा चीज अलग कर दो। नहीं हो सकता इनऑर्गेनिक में, फिर बोर्ड पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड, कंपटीशन भूल जाओ। टॉपिक था मेटेलिक बॉन्डिंग, टॉपिक है मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ, तो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डील करोगे तो एग्जांपल दोगे ना यार। वो किन चीजों पर डिपेंड करता है, वो जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उनमें से एक फैक्टर 11th का है, एक फैक्टर 12th का। मैं क्या करूं, एक मेटेलिक बॉन्ड को 2 बार पढ़ाऊं अलग अलग जगह जाकर के, ताकि वहां से यहां पढ़ा करके आऊं, 4 महीने बाद पता चला कि भूल गए आप। ऐसा है पॉसिबल? बिल्कुल नहीं, कंपटीशन कभी नहीं निकाल पाओगे। कॉम्पिटिटिव चीजों में कनेक्टिविटी होती है, हमने एक्सप्लेन किया, और अच्छे से उसका पर्पसफुली एग्जाम्पल हमने सेलेक्ट किया। एक एग्जाम्पल एस ब्लॉक का लिया, एक एग्जाम्पल डी ब्लॉक का लिया। तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का अपना नजरिया जब तक नहीं बदलेंगे, तब तक इनऑर्गेनिक आपके पल्ले नहीं आएगा। आप हमेशा जो है वो हाथ पैर मारने की कोशिश करते रहेंगे। क्या आपने सीखा सर? हम लोगों ने सीखा एस और पी ब्लॉक, ध्यान से, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। सर हम लोगों ने सीखा कि मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे पहले साइज पर डिपेंड करता है, साइज नंबर ऑफ वैलेंस पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। जितने ज्यादा वैलेंस पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा, और लैटिस पर चार्ज का डेंसिटी, घनत्व उतना ज्यादा, और जितना ज्यादा लैटिस पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड आएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बांधना उतना आसान हो जाएगा। और जितना आसान मतलब इफेक्टिवली बांधेगा, आसान मतलब इफेक्टिवली, मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। एस और पी ब्लॉक मेटल्स में सर साइज लगाऊंगा, साइज छोटा होने से लैटिस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा और अट्रैक्शन ज्यादा। लेकिन डी ब्लॉक में सर साइज इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि डी ब्लॉक में सर साइज में जो चेंज होते हैं वो ना के बराबर इनइफेक्टिव चेंज होते हैं, इसलिए वहां पर पुअरिंग ऑफ शील्डिंग लगाऊंगा। जितने ज्यादा डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, शील्डिंग सर उतनी पुअर होती है, और जितनी शील्डिंग पुअर होती है उतना न्यूक्लियस का प्रभाव बाहर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा होगा, और जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कुलम्बिकली बांधेगा उतना ही आपका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी जो कुछ भी हमने एक्सप्लेन किया। अब आ जाओ, आप बताइए आप मेरे को कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई अच्छे से कि नहीं, प्लीज सभी लोग बताइए। सभी लोग बताइए मेरे को कि आपका ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट अच्छे से या नहीं, आपने अच्छे से सीखा इन चीजों को या नहीं, प्लीज। आइए अब देखिए, ये तो हमने ये डिस्कस किया कि आखिर किन किन चीजों पर मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। अब 2 बातें रहती है, एक मेजरमेंट क्या है, किस चीज से स्ट्रेंथ को मेजर किया जाए, इस स्ट्रेंथ को, मेटेलिक बॉन्ड की मजबूती को आखिर किस चीज से मेजर किया जाए, पहला सवाल। और दूसरा एक सवाल यह है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होने से क्या क्या होने वाला है। ध्यान दें, ध्यान से, फैक्टर्स अफेक्टेड बाई
मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित होंगे मेटेलिक बॉन्ड की मजबूती से? क्लियर है? आते जाओ, देखते जाओ। सबसे पहला फैक्टर, वैसे तो बहुत सारी चीजें प्रभावित होंगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, या इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, या सब्लिमेशन लिखो ना अभी, ठीक है। इन चीजों को समझ, जाहिर सी बात है अगर आपका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, हा? तो अभी ये सॉलिड क्रिस्टल में है तो उसको मेल्ट करना डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट होगा बेटा, क्योंकि मेल्ट जैसे ही करोगे तो लैटिस फ्री हो जाएगा, फ्री होना स्टार्ट हो जाएगा। लैटिस फ्री होना स्टार्ट हुआ मतलब मेटेलिक बॉन्ड जो अपना जिससे बंधा हुआ फोर्स, इस फोर्स को कमजोर करना होगा। क्लियर है? तो आप क्या सीख पा रहे हैं, क्या आपको फील हो पा रहा है? मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होने से लैटिस इफेक्टिवली बंधा हुआ है तो उसका एमपी बीपी, क्योंकि एमपी में मेल्ट करना है, बीपी में उसको गैस फेज में ले जाना है, और सब्लिमेशन में भी वही चीजें हैं। तो आपको क्या बोलना है सर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। होगा? बिल्कुल होगा सर। मतलब ये चीजें सबसे ज्यादा डी ब्लॉक मेटल्स की होंगी, एमपीबीपी वगैरह, उसके बाद पी ब्लॉक मेटल्स की होंगी, और ये चीजें सबसे कम एस ब्लॉक मेटल्स की होगी। आपको समझ में आ रहा होगा कौन सी चीजें? एमपी, बीपी, या इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एनर्जी भी बोल लो इसको। ये सबसे ज्यादा किस ब्लॉक मेटल्स की होगी सर? सबसे ज्यादा डी ब्लॉक मेटल्स की, फिर पी ब्लॉक मेटल्स की, और सबसे कम एस ब्लॉक मेटल्स की। क्लियर है? सबसे ज्यादा डी ब्लॉक मेटल्स की, फिर पी ब्लॉक मेटल्स की, और सबसे कम एस ब्लॉक। और रेक्टिफाई कर लो, डी ब्लॉक मेटल्स में भी ये एमपीबीपी इंक्रीज करेगा, किधर? किधर? नीचे ना, एमपीबीपी इंक्रीजेस डाउनवर्ड, क्योंकि अभी अभी तुमने पढ़ा था, अभी अभी तुमने पढ़ा था बेटा क्या, कि नीचे जाने पर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस डाउनवर्ड। क्लियर? जैसे एग्जांपल में अगर आप ले लो एमपीबीपी, तो क्रोमियम से ज्यादा होती है मॉल्बेडिनम की, और मॉल्बेडिनम से ज्यादा होती है टंगस्टन की। टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट 3400 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है, और क्रोमियम की मेल्टिंग पॉइंट 2000 सेंटीग्रेड से जस्ट लेस है। क्लियर हुआ? तो आपको क्या दिखा कि पहला पॉइंट कि डी ब्लॉक मेटल्स में डाउन द ग्रुप, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, या इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एस ब्लॉक मेटल में किधर सर? अप द ग्रुप। क्यों 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 क्यों? क्योंकि सर इसमें मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ अपवर्ड जा रहा है, इंक्रीजेज अपवर्ड। क्लियर है? आप एग्जांपल लेना चाहो ले सकते हो, एमपीबीपी अच्छे से देखो, लिथियम की ज्यादा होगी सोडियम से, सोडियम की ज्यादा होगी पोटेशियम से, रबिडियम से, सीजियम से। और इतना ही नहीं, ब्लॉक वाइज एग्जांपल भी लेकर के देखो, ऑल्सो 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 ऑल्सो। अच्छे से देखना ध्यान से। अगर हमने एग्जांपल लिया, 3 एग्जांपल, आयरन 3 और सोडियम, अगर इनका मेल्टिंग पॉइंट मैं कंपेयर करना चाहूं तो बोलोगे सर सबसे ज्यादा डी ब्लॉक आयरन, फिर पी ब्लॉक सर 3, और सबसे कम सोडियम सर एस ब्लॉक। आप सोडियम की मेल्टिंग पॉइंट शायद नहीं जानते हो, सोडियम की मेल्टिंग पॉइंट आपके पानी के खोलने से भी पहले सोडियम मेल्ट हो जाएगा 100 के नीचे। 3 का मेल्टिंग पॉइंट 232, और आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1000 के अबव, डिपेंडिंग अपॉन कि आयरन की प्यूरिटी क्या है, आगे पढ़ाऊंगा मैं। तो आपने क्या देखा? डी ब्लॉक मेटल 1000 है आयरन, पी ब्लॉक मेटल 232 है टीन, और एस ब्लॉक मेटल सोडियम लेस देन 100 है। तो ये तो क्लियर हुआ ना कि एमपीबीपी या इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ये मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा उससे आपका मेजर किया जाएगा। अच्छे से सीखिएगा बेटा, बढ़िया से सीखिएगा। तो डी ब्लॉक मेटल्स, तब पी ब्लॉक मेटल्स, तब एस ब्लॉक मेटल्स, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ का यही ऑर्डर था। सेकंड बी नंबर पॉइंट में मैं आता हूं, आपको डिस्कस करता हूं, ध्यान देंगे जरा अच्छे से।
बी, हार्डनेस ऑफ मेटल्स। क्या लग रहा है आपका? हार्डनेस ऑफ मेटल्स, मेटल में हार्डनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। बहुत क्लियर है, जितना मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा क्या होगा आपका? लैटिस की बाइंडिंग स्ट्रांग होगी, और जितनी बाइंडिंग इफेक्टिव होगी, जाहिर सी बात है उस मेटल में कड़ापन ज्यादा होगा, मेटल का हार्डनेस उतना ज्यादा होगा। मतलब वंस अगेन यही वजह है कि हार्डनेस ऑफ मेटल्स पर आप बात करो तो सबसे ज्यादा डी ब्लॉक मेटल्स होते हैं। ये काफी हार्ड होते हैं, वेरी हार्ड। आप लोहे को देख लो। उसके बाद पी ब्लॉक मेटल्स, ये दोनों तरह के होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि माइल्ड हार्डनेस होती है इसकी, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन एस ब्लॉक मेटल्स को आप देखो, सॉफ्ट बोलते हो, ये सॉफ्ट मेटल्स है। इनफैक्ट आप एल्कली मेटल को चाकू से काट सकते हैं आराम से। एल्कली मेटल्स आप आराम से एल्कली मेटल्स को बेटा चाकू से काट सकते हो, ये इतना सॉफ्ट है। आप क्या बोलोगे, एस ब्लॉक मेटल्स में हार्डनेस किधर की तरफ बढ़ेगी? सर अब क्या है इसमें दिक्कत? अपवर्ड बढ़ेगा ना सर, क्योंकि ऊपर जाने पर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ अभी हमने एस ब्लॉक मेटल्स में पढ़ा, तो इंक्रीजेज अपवर्ड। मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबिडियम, सीजियम, ऊपर जाने पर हार्डनेस इंक्रीज कर गया, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ऊपर बढ़ती है। ये सब काफी सॉफ्ट मेटल है, चाकू से काट सकते हो। सीजियम को जानते हो, एटॉमिक क्लॉक में इस्तेमाल किया जाता है सीजियम का, एटॉमिक क्लॉक में, टाइम की एक्यूरेसी के लिए। एटॉमिक क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक समझ ही रहे हो। सीजियम मेटल की अगर बात करो कितना सॉफ्ट होता है मैं बता दूं। आटा देख रहे हो ना, आटा को गूंदते हैं अपन, गूंदते हैं ना आटा, तो आटा जो गूंदते हैं तो किस तरीके से आप उंगली से दबाओ तो दब जाएगी। मतलब वही फील ले लो, सीजियम का हिसाब किताब वही है। हल्का सा टच करो ना तो उस पर मार्क आ जाएगा, और थोड़ा सा प्रेस कर दो तो तुम्हारी उंगलियां धंस जाएंगी। समझ में आया? काफी सॉफ्ट होता है वो सीजियम मेटल, एकदम लिक्विड की तरह, रसगुल्ले की तरह हो जाता है वो, एक तरह से ऐसे समझो ऑलमोस्ट। सीजियम बहुत सॉफ्ट होता है। तो एल्कली मेटल ही सॉफ्ट है काफी ज्यादा, क्योंकि उसके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मेटेलिक बॉन्ड काफी कमजोर है उसकी। और उसमें भी अगर हार्डनेस डिस्कस करना हो तो अप द ग्रुप हार्डनेस ज्यादा होगी। आ जाओ, अगर डी ब्लॉक मेटल्स की बात करोगे, काफी हार्ड मेटल्स है। अब इसमें आराम से बात करो, डी ब्लॉक मेटल को चाकू से काट लोगे, चाकू ही कट जाएगा आपका। डी ब्लॉक मेटल्स को आप चाकू से नहीं काट सकते हो। इसमें हार्डनेस किधर की ओर बढ़ेगी, ऊपर के नीचे? सर नीचे, इंक्रीजेस डाउनवर्ड। क्लियर है? मतलब आप कह सकते हैं क्रोमियम से टंगस्टन की हार्डनेस ज्यादा है। आप कह सकते हैं कि आयरन से ऑस्मियम की हार्डनेस ज्यादा है। आप कह सकते हैं कि वैनेडियम से टेंटेलम की हार्डनेस ज्यादा है, वगैरह वगैरह। चलो, तो आपको ये हार्डनेस भी समझ में आया। हालांकि ये सब टॉपिक जानते हो बेटा, बहुत लिमिट में पढ़ना होता, हद से ज्यादा इसमें नहीं घुस सकते हो। तो एक बाउंड्री बना रखी है सिलेबस ने, एक दायरा बना रखा है, और बहुत ज्यादा उसको छेड़छाड़ भी नहीं करना। क्या कॉपर से ज्यादा हार्ड है गोल्ड? इसीलिए मैंने बोला ज्यादा छेड़छाड़ नहीं। क्या कॉपर से ज्यादा हार्ड है गोल्ड? ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। कॉपर हार्ड है ना गोल्ड से, गोल्ड थोड़ा रिलेटिवली सॉफ्ट है कॉपर से। तो कहीं कहीं पे वो चीजें काम नहीं करेंगी, और उसके पीछे जाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। एक सामान्य जो व्यू है वही चीजें आपसे पूछी जा सकती है, और उसी का इस्तेमाल भी होगा। चलो अगले पेज में आता हूं, पेज नंबर 9। तो हमने बी नंबर में किया हार्डनेस। 3 नंबर पॉइंट आ जाओ, क्या लिखा जाए? डेंसिटी ऑफ मेटल्स।
अब आप इसके बारे में भी सोचें, आपको क्या लगता है कि डेंसिटी डेंसिटी पैकिंग का मेजरमेंट है, जितना ज्यादा पैक हो डेंसिटी अपन क्या बोलते हैं उतना ज्यादा होगा, नहीं होगा। तो डेंसिटी ऑफ मेटल्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, डेंसिटी ऑफ मेटल्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा ना। मतलब डेंसिटी अगर आप कह सकते हैं कि डी ब्लॉक मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है, फिर पी ब्लॉक मेटल्स, और सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी वंस अगेन सर एस ब्लॉक मेटल्स की। सही है बेटा, इसको क्या बोलोगे सर डेंसस हैवी मेटल्स, डी ब्लॉक को ही बोलते हो हैवी मेटल्स क्योंकि डेंसिटी इसकी ज्यादा होती है, और एस ब्लॉक मेटल्स को बोलते हो लाइट मेटल्स, हल्का मेटल। एस ब्लॉक मेटल्स को बोलोगे लाइट मेटल्स। अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे से, ये किस चीज का ऑर्डर है, डेंसिटी। अच्छे से आइएगा। अगर आप एक दो एग्जाम्पल लेना भी चाहें, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ले भी सकते हो, डी ब्लॉक का एक ले लो आयरन, और एस ब्लॉक का एक ले लो सीजियम। सीजियम ले लो, नहीं मैं एक्चुअली वैल्यू याद कर रहा हूं, ये मेरे को जहां तक ध्यान है अप्रॉक्स 13 ग्राम पर सीसी, और जहां तक ये मेरे को याद है सीजियम अप्रॉक्स, पोटेशियम ले लो शायद अप्रॉक्स पोटेशियम 1.9 ग्राम पर सीसी होना चाहिए, अप्रॉक्स यही है। देखो कितना ज्यादा है, यही होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत मिस कर रहा हूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अप्रॉक्स करीब करीब यही होना चाहिए। तो लेकिन रफ एक आइडिया क्या है कि आयरन की डेंसिटी देखिए कितनी है, तो 30 ग्राम, और पोटेशियम की 2 ग्राम पर सीसी से कम, कितना का डिफरेंस है। तो डेंसिटी भी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। और भी चीजें हैं मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करने वाली, एमपी, बीपी, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, डेंसिटी, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, मैलेबिलिटी, सब कुछ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सब कुछ मेटेलिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ से डिसाइड होता है। बहुत मेटल का जो भी प्रॉपर्टीज होता है कुल मिला के। तो एटीसी लगाता हूं पहले, ठीक है। मेटल की प्रॉपर्टीज को, मतलब मेटल का प्रॉपर्टीज कंप्लीट का कंप्लीट, मेटल की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो सारे प्रॉपर्टी को अगर आपको कंपेयर करना है तो मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू जाना पड़ेगा। कुछ मेटल्स बहुत ज्यादा एलवाई का फॉर्मेशन करते हैं, कुछ मेटल्स एलवाई का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, वो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ एबिलिटी पर डिपेंड करती है, वो भी लिख सकते हो। जितना मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ एबिलिटी ज्यादा होगी, एलवाई फॉर्मेशन एबिलिटी ज्यादा होती है उतनी, क्योंकि एलवाई में क्या होता है, दो मेटल को मिलाना होता है। तो अगर मेटल, दो मेटल को मिलाओगे पिघला के, तब अलवाई बनता है, मिश्र धातु आप जिसको बोलते हो। तो बेटा ये दोनों मिलने का मतलब क्या है, वो जब आप कूल करो, ठंडा करो उसको, तो फिर वो दोनों आपस में मेटेलिक बॉन्ड बना करके सॉलिड नया क्रिस्टल तैयार कर ले। तो मेटेलिक बॉन्ड बनाने की एबिलिटी हो तब तो वो किसी को किसी में मिला ले। वाटर को जैसे आप इंटरनेशनल यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हो ना, तो डिसॉल्विंग एबिलिटी उसकी हाई है। तो मेटल एटम के पास जब मेटेलिक बॉन्ड एबिलिटी होगी बनाने की, तभी तो दो मेटल को मिला करके आप बोलेंगे तो वो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका मेटेलिक बॉन्ड रेडी कर लेगा। क्लियर हुआ। तो एलवाई फॉर्मेशन टेंडेंसी भी, एनीवेज बहुत सारी बातें हैं। तो चलो अगले पेज में आते हैं। अगर बात की जाए प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, क्या बात की जाए प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ध्यान से, एम ई टी ए एल एंड एस, ध्यान से। आपका एम क्या है, मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी को बताता है। आप सोचिए मेटल मैलेबल होता है, क्या रीजन है, क्या लॉजिक देंगे उसका आप कि मेटल मैलेबल है। मैलेबिलिटी इज व्हाट,
आप लोहे को पीटते हो, लगाया हथौड़ा और मेटल वो फ्लैट, मतलब सीट में कन्वर्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। हिंदी में कुछ बोलते हैं अघात वर्धनीयता, हिंदी के बिना अजीब अजीब होते हैं। तो मैलेबिलिटी, मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी क्या हुई, आपने किसी मेटल को डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया आपने बाहर से, और आफ्टर अप्लाइंग द डिफॉर्मिंग फोर्स आपका क्या हो जाता है, एक्चुअली जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो मेटेलिक लैटिस जो होता है एक दूसरे के ऊपर से स्लिप कर जाता है। क्या बोला सर आपने, देख ये आपका मेटल, ध्यान से देख, ये है, हमने जूम किया स्ट्रक्चर, तो ये बीच के गैप में इलेक्ट्रॉन है ना, आपने जैसे ऊपर से फोर्स लगाया तो ये आया और इससे टकराया और टकरा के स्लिप कर गया, तो ये नया क्या ऐसा आ गया, इसीलिए ये सीट में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो गैप है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहा है जा रहा है, इसी गैप के कारण ना करके वो इससे कॉलिजन के थ्रू वो स्लिप कर गया। तो बेसिकली लैटिसेस और कर्नल स्लिप ओवर वन अनदर व्हेन वी अप्लाई अ डिफॉर्मिंग फोर्स फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से जब हम कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो बेसिकली लैटिस या कर्नल बोल लीजिए या लैटिस बोल लीजिए, एक दूसरे के ऊपर से स्लिप करते हैं। तो मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी क्यों हुई, अगर कोई आपसे शॉर्ट में बोले मैलेबिलिटी का कारण क्या है, तो आप बोलेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ, क्या बोलोगे, इंटरलैटिसेस गैप। या स्पेस, क्योंकि ध्यान से अच्छे से देखो क्यों हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे लैटिस आ रहा था तो टकराने के लिए नीचे आ रहा था लैटिस, तो फ्री इलेक्ट्रॉन उड़ गया, तो पहली बात फ्री इलेक्ट्रॉन था वहां, वो स्केप कर गया, और लैटिस ये गैप था इसीलिए तो कॉलिजन के थ्रू वो स्लिप किया। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरलैटिस स्पेस, बीच में इंटरलैटिस स्पेस, ठीक है, लैटिस के बीच में गैप है, स्पेस है, इस वजह से। ई फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ई फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सोचिए क्यों मेटल में कंडक्टिविटी होती है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का भी लॉजिक वही है, क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन, आवारा इलेक्ट्रॉन इधर उधर रैंडम मोशन में थे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स लगने के बाद फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। तो इसके पीछे का भी क्या है लॉजिक, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन which come under a disciplined motion in the presence of electric field. मतलब ये वाली प्रॉपर्टी भी आपकी किसके कारण हो गई, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के कारण। टी फॉर थर्मल कंडक्टिविटी, सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण थर्मल कंडक्टिविटी। आप जरा सोचे कि क्यों ऐसा होता है कि हमारा मेटल के सीट को हिट करते हैं, मेटल के सीट को हिट करते हैं, मेटल के सीट को हिट करते हैं, तो क्यों ऐसा होता है कि हीट प्रोपैगेट होता है, क्या ऐसा पॉइंट है थर्मल। यहां भी आइए, जब आप किसी मेटेलिक सीट को हिट करते हैं, ठीक है, तो इसके सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब आप इसको गर्म कर रहे हैं, मतलब एनर्जी दे रहे हैं, तो इसको एनर्जी मिलेगा, इसको ये कन्वर्ट करेगा काइनेटिक एनर्जी में, और लैटिस से टकराएगा हर जगह, और टकरा करके एनर्जी को पूरे क्रिस्टल में फैला देगा। तो ये भी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आपके हीट करने की वजह से एनर्जी को प्रोपैगेट करता है
पूरे क्रिस्टल के लैटिस के बीच में। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स which makes propagation of energy across the crystal through collision। उनको जब एनर्जी मिली तो वो एनर्जी लेकर के वो क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी में खुद को कन्वर्ट, मतलब भाग रहा, और भाग के वो लैटिस से टकरा के एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। तो कॉलिजन के थ्रू वो अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहा है। नेक्स्ट, ए फॉर अलवाई फॉर्मेशन टेंडेंसी, ए फॉर अलवाई फॉर्मेशन प्रॉपर्टी। मेटल लैटिस मेटल आपस में अलवाई बनाते हैं, नहीं ऑब्वियस है। अब मान लो आपका टिन का क्रिस्टल है, आपका टिन का क्रिस्टल है और लेड का क्रिस्टल है। अब इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका डायमंड स्ट्रक्चर है, आपने पढ़ा है क्यूबिक। अब इसका स्ट्रक्चर अलग है, आपने पढ़ा है सीसीपी स्ट्रक्चर है। लेकिन आप क्या करो, दोनों को 50-50 रेशियो में मिला दो। हर अलवाई का अलग अलग हिसाब है, तो एक नया अलवाई बन के आता सोल्डर, जिसको आप सोल्डरिंग करते हैं, जिससे सोल्डरिंग नहीं करते हो, वायर को जोड़ते हो। तो अलवाई कैसे बनता है, जब एक मेटल के क्रिस्टल को मेल्ट करके दूसरे मेटल के क्रिस्टल में हम मिक्स करते हैं और उनको आपस में मेटेलिक बॉन्ड बनाने की अगर टेंडेंसी है तो इससे नए अलवाई का फॉर्मेशन होता है। आज के डेट में बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बोला, आज के डेट में अब मेटल यूज नहीं हो रहा, मेटल धीरे धीरे रिप्लेस हो रहा है अलवाई से। आपको जैसे हर कड़ी चीज और मजबूत चीज लोहा दिखता है ना, लगता है ये लोहा है, ऐसा नहीं है बेटा। अब तो लोहा भी इस्तेमाल नहीं होता है, पहले छड़ में भी इस्तेमाल होता था, वहां भी स्टील इस्तेमाल करते हैं। स्टील इज एन अलवाई। तो अब धीरे धीरे मेटल का रिप्लेसमेंट किससे होता जा रहा है, अलवाई से होते जा रहा है। मेटल को रिप्लेस किससे कर रहे हैं, अलवाई से कर रहे हैं, क्योंकि अलवाई हल्की होती है और अलवाई की मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। हल्की भी होती है, हल्का होने से फायदा है, समझ रहे हो ना। हमने अब मान लो कि लोहे से या किसी मेटल से अगर तुम एरोप्लेन बना दो, एरोप्लेन उड़े ही ना। तो ड्यूरेलामीन अलवाई तैयार किया जाता है, जिससे उसकी बॉडी या उसके मशीन्स तैयार होते हैं। ठीक है, तो अलवाई रिप्लेस कर रहा है इन दिनों मेटल को बड़ी तेजी से। अलवाई बहुत वैरायटीज के दिनों दिन लोग खोज रहे हैं, तो साइंस डेवलप कर रहा है। आइए, अलवाई फॉर्मेशन। एल फॉर लस्टरस प्रॉपर्टी, यह भी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। लस्टरस प्रॉपर्टी, साइन करने वाला प्रॉपर्टी। मेटल क्यों साइन करता है लाइट पड़ने पर, ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है व्हेन गेट इररेडिएटेड, व्हेन मेटल गेट्स इररेडिएटेड। क्या मतलब हुआ, अच्छे से देख लो क्या बोला हमने। जब आप मेटल के सीट पर लाइट डाल रहे हो तो इसके सरफेस पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिला और वो वाइब्रेट करना शुरू कर रहा है। ठीक है, और उसी के वजह से आपको मेटल में लस्टरस प्रॉपर्टी दिख रही है कि मेटल चमक रहा है। एस फॉर सोनोरस प्रॉपर्टी, एस फॉर सोनोरस प्रॉपर्टी, साउंड प्रोडक्शन। क्यों ऐसा होता है कि मेटल को पीटते हैं तो आवाज होती है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ये लैटिस के टकराने की आवाज है मेरे दोस्त। जब आपने मेटल को पीटा तो लैटिस जो जाके टकराता नहीं, ये लैटिस के कॉलिजन का साउंड है। तो लैटिस क्यों कोलाइड करता है? क्योंकि भाई लैटिस के मूवमेंट का वहां पे क्या है, स्पेस है, नहीं उस स्पेस के कारण। तो कुल मिलाकर के आप क्या लीजिए कि कोई भी प्रॉपर्टी जो मेटल की होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, इधर वेज किसी भी तरीके से घुमा फिरा के वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती। ठीक है, M फॉर मैलेबिलिटी, E फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, T फॉर थर्मल कंडक्टिविटी, A फॉर अलवाई फॉर्मेशन प्रॉपर्टी, L फॉर लस्टरस प्रॉपर्टी एंड S फॉर सोनोरस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स था। आज के लेक्चर को मैं बस यहीं पे ड्रॉप करता हूं, ये पार्ट 1 के तौर पे।
या आप ये समझ लो कि चलो मेटेलिक बॉन्डिंग का ही लास्ट पार्ट, मेटेलिक बॉन्डिंग जो हमारा चल रहा था, स्ट्रक्चर वगैरह हमने किया, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल उसी का पार्ट। अगले लेक्चर में मैं एलिमेंट्स के एलिमेंटल स्टेट में बॉन्डिंग, जो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमने आपको बताया था, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करता हूं। तो आज के पार्ट को मैं छोटा ही रखता हूं। उम्मीद करता हूं कि जो ये सारे पेजेस हैं जिसमें हमने स्टार्ट किया है पेज 1 से, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ हमने पहले क्लियर किया कि वैलेंस पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, तब एस ब्लॉक। फिर हमने आपको बताया कि लैंथेनाइड्स में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे लैंथेनाइड्स कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन EU और YB सिर्फ 2 करते हैं फुल फील्ड और हाफ फील्ड के कारण। इसी वजह से उनका साइज एबनॉर्मली लार्ज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कॉम्पिटिटिव जोन है, ठीक है। EU YB की साइज एबनॉर्मली लार्ज। फिर हमने बताया इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज है, क्योंकि लैटिस छोटा होने से उस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, लेकिन S और P ब्लॉक में ये लगता है, डी ब्लॉक में इसलिए नहीं क्योंकि डी ब्लॉक में साइज का डिफरेंस बहुत कम होता है। डी ब्लॉक के लिए क्या लगता है, पुअरिंग ऑफ शील्डिंग। जितने ज्यादा डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स अंदर में इनर ऑर्बिटल्स में ज्यादा होंगे, उतना ही शील्डिंग पुअर होगा और न्यूक्लियस का प्रभाव बाहर में, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा होगा। और जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कुलम्बिकली बांधा जाए, उतना ही मेटेलिक बॉन्ड आपका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो कुल मिला के एस ब्लॉक में मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर मैं बातें करूं, तो एस ब्लॉक में मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की मैं बातें करूं तो अप द ग्रुप था, लेकिन वहीं पर डी ब्लॉक में मैं मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की बातें करूं तो डाउन द ग्रुप है, क्योंकि डी ब्लॉक में नीचे जाने पर डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। फिर हमने बोला कि बहुत सारी चीजें हैं जो मेटेलिक बॉन्ड की मजबूती से, स्ट्रेंथ से अफेक्ट होंगी। एमपीबीपी, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जितना ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा, एमपीबीपी और इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन वगैरह उतना ज्यादा होगा। यही वजह है कि डी ब्लॉक मेटल में एमपीबीपी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, जबकि एस ब्लॉक मेटल्स में एमपीबीपी अप द ग्रुप इंक्रीज करता है। फिर हमने बताया आपको हार्डनेस ऑफ मेटल्स। हार्डनेस ऑफ मेटल्स, जितना ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, हार्डनेस ऑफ मेटल्स उतना ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक में ये हार्डनेस डाउन द ग्रुप। वंस अगेन सबसे कम एस ब्लॉक, इतना सॉफ्ट कि चाकू से काट सकते हो। हार्डनेस ऑफ मेटल एस ब्लॉक में अप द ग्रुप और डी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप। यहां डाउनवर्ड लिखा हमने, तो डाउनवर्ड लिखा तो उसके अकॉर्डिंग इसको बनाना भी पड़ेगा ना। ठीक है, हार्डनेस इंक्रीजेस डाउनवर्ड, हमने ये क्लियर किया ये पेज में। और एस ब्लॉक में ये हार्डनेस किधर था बेटा, अप द ग्रुप। चाकू से काटने वाली बातें हमने सिखाई। हमने ये भी बताया कि सीजियम मेटल को गूंदे हुए आटे की तरह दबा दो तो दब जाएगा। हमने बोला डेंसिटी, डेंसिटी का भी हिसाब किताब यही होगा कि आपका डेंसिटी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि उससे क्या होगा, एटम्स की पैकिंग ज्यादा होगी। तो डी ब्लॉक मेटल्स को आप हैवी मेटल्स इसी वजह से बोलते हैं, और एस ब्लॉक मेटल्स को हल्के मेटल्स बोलते हैं। एस ब्लॉक मेटल में मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ एस ब्लॉक मेटल्स काफी हल्के होते हैं, डेंसिटी काफी लो, और डी ब्लॉक की डेंसिटी इसके रिस्पेक्ट में काफी है। नेक्स्ट पेज में हमने आपको मेटल्स की प्रॉपर्टीज को समझाया। एम फॉर मैलेबिलिटी, फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, टी फॉर थर्मल कंडक्टिविटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी, ए फॉर एलवाई फॉर्मेशन प्रॉपर्टी, एल फॉर लस्ट्रस प्रॉपर्टी और एस फॉर सोनरस प्रॉपर्टी। हमने बोला कि ये सारी चीजें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण और मेटेलिक बॉन्डिंग के कारण होती है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर, ये पार्ट, छोटा सा पार्ट समझ में आया होगा। और अगले लेक्चर में हम लोग एलिमेंट्स के एलिमेंटल स्टेट में बॉन्डिंग को डिस्कस करते हैं, जो अपने आप में एक मैजिकल एरिया है। 11th और 12th दोनों का एरिया उसमें एक साथ कंबाइन होगा, और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक की आपको वहां डीप फीलिंग आएगी। कैसा रहा आज का लर्निंग आपके लिए मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ का, बताइए आप। अगले लेक्चर में दोस्तों विदा लेता हूं, अगले लेक्चर में आप लोगों से। थैंक यू सो मच।